नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं फायदेमंद फंड्स और आज के शो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फंड है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे और वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रूरल अपॉर्चुनिटीज फंड। तो जो थीम इस फंड के दिखाई दे रही है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्या अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं इस फंड के लिए, किन किन सेगमेंट्स में एक्सपोजर इस फंड के थ्रू लिया जा रहा है, इन सब मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रियंका खंडेलवाल जो कि फंड मैनेजर हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी से। प्रियंका नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। और इस फंड पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले तो कुछ सवाल फिलहाल की मार्केट स्थिति पर जो बनी हुई है उस पर आपकी एक राय लेना चाहते हैं। तो पहले तो जानना चाहेंगे, जो एक नर्वसनेस, कॉशियसनेस मार्केट में दिख रही है, थोड़ी रिकवरी बनती भी है तो उस पर भी कॉन्फिडेंस की भारी कमी दिखाई दे रही है। तो ये जो रीसेंट मार्केट फॉल हमने देखा है, कैसे रीड करती हैं आप इसे और यहाँ से आगे का आउटलुक क्या है? नमस्कार दीपाली जी। तो अगर आप अभी मार्केट्स को देखें, इसमें जो लार्ज कैप्स में सेलिंग हुई है अभी रीसेंट टाइम्स में, उस वजह से कुछ सिलेक्ट पॉकेट्स लार्ज कैप्स के अभी भी ठीक लग रहे हैं बिकॉज वहां पे अर्निंग सपोर्ट है। तो अगर आप मेजर रीजन देखें कि मार्केट क्यों करेक्ट हो रहा है, वो इसलिए है क्योंकि जो अर्निंग्स वोलेटिलिटी रही है वो काफी ज्यादा है, बट कुछ सिलेक्ट पॉकेट्स में लार्ज कैप्स अब ठीक लगने लगे हैं। बट अगर आप पूरा स्मॉल एंड मिड कैप का बास्केट ले, वो अभी भी काफी एक्सपेंसिव है, वहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी कम है। तो हम अभी भी अपने निवेशकों को कहेंगे कि प्लीज सिलेक्टिवली स्मॉल एंड मिड कैप्स में एक्सपोजर लीजिए। अगर आप अभी लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फ्लेक्सी कैप स्कीम्स देख सकते हैं, जहाँ पे लार्ज मिड स्मॉल कैप एलोकेशन को ऑल्टर किया जा सकता है फंड मैनेजर के थ्रू। बट अगर आप हाइब्रिड स्कीम्स, अगर आप ज्यादा रिस्क अवर्स रहना चाहते हैं इस मार्केट में, तो हाइब्रिड स्कीम्स एसेट एलोकेटर एक अच्छा तरीका है लमसम इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए अभी। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए आई डोंट थिंक कि इंडिया जैसे मार्केट में ज्यादा स्ट्रेस लेना चाहिए इन्वेस्टर्स को। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बनाए रखें लॉन्ग टर्म नजरिए से, बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा कॉशियस होना रीजनेबल रहेगा। अच्छा, तो जो लास्ट लाइन आपने कही प्रियंका, वो सबसे इम्पोर्टेंट है हर रिटेल इन्वेस्टर के लिए कि इंडियन मार्केट्स में अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी इंडिया स्टोरी पर कॉन्फिडेंस है। अच्छा प्रियंका, एक चीज़ और, जैसे आपने भी कहा, बाकी हमारे एक्सपर्ट्स में बातचीत होती है, उनका भी कहना यही है कि आने वाले जो कुछ मंथ रहेंगे वो थोड़ी सी मार्केट के लिए बम्पी राइड रह सकती है, थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है। अर्निंग्स एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, एफआईएस की सेलिंग हो रही है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव पर राय लूँ उससे पहले एक चीज़ और, ऑलरेडी क्योंकि हम डिसेंट करेक्शन देख चुके हैं शॉर्ट टर्म में, जो हमने लेवल्स नीचे आते हुए देखे हैं, यहाँ से और कितने नीचे डाउनसाइड आप देख रही हैं, एक सेंस लेना चाहें फिलहाल तो? सो ओवरऑल मार्केट्स पे जैसे मैंने कहा, क्योंकि थोड़े मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है जहां पे पिकअप नहीं हो रहा है, उस वजह से अर्निंग्स वॉलेटिलिटी ज्यादा रही है। तो अगर आप लास्ट पिछले 1-2 साल का आपने जो री रेटिंग देखा है मार्केट में, उसमें कुछ कंपनीज में ऐसी ग्रोथ बिल्ड की गई है जो पॉसिबल ही नहीं है आना। तो सिलेक्टिवली आई थिंक कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे अभी भी अर्निंग्स रिस्क है, वहां पे करेक्शन थोड़ा ज्यादा आ सकता है। पर कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो अब काफी रीजनेबल लगने लग गए हैं। तो इसको ब्लेंडेड बेसिस पे मैं एक नंबर नहीं देना चाहूंगी, बट सिलेक्टिव होना ज्यादा जरूरी है बिकॉज कुछ सेक्टर्स काफी ज्यादा एक्सपेंसिव। चलिए, तो मैं आपके इसी जवाब को कंटिन्यू करते हुए पूछना चाहती हूँ, कौन से सेक्टर्स है जहां पर आपको अभी लग रहा है कि करेक्शन आ सकती है और कौन से वो सेक्टर्स है जहां पर वैल्यूएशन कंफर्ट अब दिखाई दे रहा है? तो अगर आप कुछ कंज्यूमर फेसिंग सेक्टर्स देखिए, जैसे रिटेल है, वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, वहां पे थोड़ा कॉशन जरूरी है। कैपिटल गुड्स जो स्पेस है, अगर केपेक्स स्पेंडिंग इंप्रूव नहीं हुई तो वहां पे डी रेटिंग का स्कोप थोड़ा रहेगा। ये 2 सेक्टर्स है जहाँ पे हम सबसे ज्यादा कॉशियस है अभी। बट जैसे बैंक्स है, सिलेक्टिवली काफी रीजनेबल हो गए हैं, जो प्राइवेट बैंक्स है। कंजम्पशन जो एफएमसीजी रिलेटेड सेक्टर्स है अब थोड़े रीजनेबल हो गए हैं, तो ग्रोथ पिकअप हुएगी तो वहां में इम्प्रूवमेंट दिखाई देना चाहिए। सीमेंट जैसे सेक्टर्स है वो बेटर लग रहे हैं बिकॉज केपेक्स स्पेंडिंग पिकअप होने से वहां पे थोड़ा रीजनेबल रिटर्न्स बन सकते हैं, प्लस इंडस्ट्री कंसोलिडेशन भी दिखाई दे रहा है। वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंटल करेक्शन। ओके अच्छा, अगर हम रिस्क देखें इंडियन मार्केट्स के लिए, तो एक अर्निंग्स तो एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है ही, और इनफैक्ट हमने मार्केट में उस तरीके का रिएक्शन प्रियंका आते हुए भी देखा है। अब मार्केट का मूड माहौल इस तरीके का है कि शायद मार्केट इंतजार कर रहा है कि एक छोटा भी नेगेटिव ट्रिगर मिलता है और हम एक
भारी गिरावट उस रेस्पेक्टिव स्टॉक में आते हुए देखते हैं। तो ये हम क्लियरली देख रहे हैं मार्केट में, अर्निंग्स जहां आ रहे हैं और रिवॉर्ड मिल रहा है, अर्निंग्स थोड़ी भी डिसअपॉइंट कर रही हैं, तो भारी गिरावट हम उन रेस्पेक्टिव स्टॉक्स में देखते हैं। तो एक अर्निंग्स के अलावा क्या कोई रिस्क मार्केट्स के लिए फिलहाल दिखाई दे रहा है? फिर चाहे वो ग्लोबल माहौल हो, यूएस पॉलिसीज हो, करेंसी मार्केट की इक्वेशन ही क्यों ना हो, कोई और रिस्क दिख रहा है क्या फिलहाल मार्केट के लिए? तो दो रिस्क्स है मार्केट के लिए। एक, जैसा आपने कहा कि जियोपॉलिटिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ट्रम्प की स्पीच एक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज थी मॉनिटर करने के लिए, जो इतनी नेगेटिव नहीं आई है एज फार एज ग्लोबल मार्केट्स इज कंसर्न, बट इंक्रीमेंटली वो क्या स्टेप्स लेंगे ग्लोबल टैरिफ्स पे, डिफरेंट पॉलिसीज है जो उनकी, वो एक मॉनिटरेबल रहेगी। बट एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है गवर्नमेंट स्पेंडिंग का। गवर्नमेंट क्या सोच रही है यहाँ से इंक्रीमेंटल स्पेंडिंग के बारे में, बजट एलोकेशंस कहाँ होंगे, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा एज फार एज फ्यूचर अर्निंग्स आर कंसर्न, राइट। गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे काफी ज्यादा इकोनॉमी डिपेंडेंट है, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर केपेक्स स्पेंडिंग उस इंटेंसिटी से नहीं हो रही है जो हमें जरूरत है हमारी इकोनॉमी। तो ये भी एक इंक्रीमेंटल इंडिकेटर इंपॉर्टेंट है ट्रैक करने के लिए, टू असेस कि नेक्स्ट ईयर के रिटर्न्स कैसे होंगे इंडिया में। अच्छा, आपने बजट का जिक्र किया, तो अब क्योंकि यही एक इवेंट है डोमेस्टिक फ्रंट पे अर्निंग्स के साथ साथ, जिसको मार्केट काफ़ी क्लोजली वॉच करेगा, और जैसे आपने प्रिसाइसली मेंशन किया और इम्पोर्टेंट पॉइंट मेंशन किया कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैसा रह सकता है, केपेक्स सरकार का कहाँ रह सकता है, वो बहुत कुछ फर्दर ड्राइव करेगा रेस्पेक्टिव सेक्टर्स को। कुछ कमेंट करना चाहेंगे प्रियंका, क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं इस बार के बजट से, या क्या करना चाहिए सरकार को इस बजट में? हमारी तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि गवर्नमेंट मास कंजम्पशन को सपोर्ट करनी चाहिए, बिकॉज हमारे इंडिया की प्राइवेट सेक्टर केपेक्स साइकिल तभी पिकअप होगी जब ब्रॉड बेस्ड डिमांड इकोनॉमी में दिखाई देगी। तो हमें बस वो देखना है कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है सपोर्ट करने के बारे में बॉटम एंड जो हमारा है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, उससे ऑन द केपेक्स साइड गवर्नमेंट की मॉनिटरेबल्स डिफेंस रेलवेज रिलेटेड स्पेंडिंग पे देखने पड़ेंगे कि वो क्या सोच रहे हो इस एस्पेक्ट पे। बट ब्रॉडली आई थिंक कि गवर्नमेंट का फोकस रूरल पे अब वापस आ चुका है, तो वहां पे हम स्पेंडिंग देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स, इन टर्म्स ऑफ सोशल वेलफेयर स्कीम्स, बिकॉज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट इलेक्शंस भी आ रहे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट के लिए जरूरी है कि वो लोगों के दिलों को छुए। तो वो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा बजट स्पेंडिंग का। बट रीएलोकेशन ऑफ मनी फ्रॉम टॉप एंड टू बॉटम एंड एक काफी इम्पोर्टेंट थीम हो सकती है इस बजट के लिए। इनफैक्ट और शायद यही है कि इस थीम को ध्यान में रखते हुए ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रूरल अपॉर्चुनिटीज फंड एनएफओ लॉन्च हुआ है। इसकी डिटेल्स पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले क्विकली एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे प्रियंका, सोफा अर्निंग सीजन कैसा रहा? इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस रहा या डिसअपॉइंटमेंट्स भी आई? और आगे के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस है रिमेनिंग सीजन के लिए? तो इस बार अर्निंग्स जितनी अभी आई है, कंपनी ने रिपोर्ट की है, वो काफी ज्यादा मिक्स्ड है, बट ब्रॉडली डिसअपॉइंटमेंट ही आया है इन टर्म्स ऑफ क्या पी मल्टीपल्स कंपनीज को दिए गए हैं वर्सेस उन्होंने क्या डिलीवरी की है। तो अर्निंग्स कट देखे गए हैं काफी कंपनीज में, बट ओवरऑल हमारी एक्सपेक्टेशन यही है इस मार्केट में कि नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे, बिकॉज इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं फाइनली आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रूरल अपॉर्चुनिटीज फंड की। तो पहले तो कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि ये न्यू फंड ऑफर है, तो कब ये क्लोज हो रहा है और क्या कुछ डिटेल्स? तो मैम, अगर आप देखें ये फंड को अभी लॉन्च करने का पर्सपेक्टिव क्या था, तो अगर आप हमारी रूरल इकोनॉमी देखिए जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 46% है हमारी जीडीपी का, हमारी 60% से ज्यादा पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है, बट उनका जो पिछले 10 सालों में इनकम ग्रोथ रहा है वो काफी वीक रहा है, राइट। और इस बार जब इलेक्शंस हुए थे तब हमने देखा कि काफी जो रूरल इकोनॉमी है, काफी मास जो हमारे पॉपुलेशन है, उन्होंने एक डिस्प्लेजर जताया है गवर्नमेंट से कि वो खुश नहीं है उनकी लाइफ में जो हो रहा है, जिस वजह से गवर्नमेंट का फोकस वापस आया है इन टर्म्स ऑफ सपोर्टिंग देयर हाउस होल्ड इनकम्स।
हमने पिछले इलेक्शन में भी, अभी जो स्टेट इलेक्शंस हुए उसमें देखा है कि गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है थ्रू स्कीम्स लाइक लाडली बहना योजना। हमें लगता है कि जो पिछले 10 साल में रूरल इकोनॉमी में जो वीक इनकम ग्रोथ का आउटलुक था, वो अगले 10 साल की सच्चाई नहीं होगी। हमें लगता है कि रूरल इंडिया की प्रोस्पेरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज इंडिया की ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ को देखा जाता है। तो अगर वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो हमारा जो अगले 10, 20, 30 साल का जो इंडिया ग्रोथ स्टोरी का जो आउटलुक है, वो इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, जिस वजह से उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अभी हम ये बेट ले रहे हैं कि रूरल इकोनॉमी यहाँ से अगले 5 से 10 साल में अच्छी करनी चाहिए वर्सेस जो उन्होंने किया है पिछले 10 सालों में। हम्म। अच्छा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है प्रियंका की जो रूरल इंडिया है वो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन ये फंड बिल्कुल एज नेम सजेस्ट एक यूनिक नेम है और यूनिक थीम है, और ये चीज़ भी क्लियर है जैसे नेम सजेस्ट करता है कि जो रूरल फोकस सेक्टर्स होंगे वहीं इस फंड के थ्रू एक्सपोजर रहेगा। तो अब थोड़ी और डिटेल्स डाइव इन करते हैं और आपसे समझना चाहेंगे, रूरल थीम तो रहेगी बट अब हम जब रूरल थीम की बात करते हैं तो मल्टीपल सेक्टर्स हैं जो इस थीम को केटर करते हैं। आपने किन किन सेक्टर्स को पिक किया है, किस तरीके का एक्सपोजर रखा है इस फंड के थ्रू? तो अभी ये फंड का क्लोजर कल ही हुआ है, तो हम अगर इस पोर्टफोलियो को समझना चाहते हैं तो निफ्टी रूरल इंडेक्स को समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एक बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड इंडेक्स क्रिएट किया गया है एनएसई के थ्रू, जहां पे एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है रूरल कंजम्पशन और रूरल डेवलपमेंट का। तो काफी बार जब हम रूरल की बात करते हैं हम सिर्फ कंजम्पशन के नजरिए से देखते हैं, बट इसमें एक बहुत बड़ा डेवलपमेंटल चेंज हुआ है पिछले 10 सालों में, बिकॉज गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा स्पेंडिंग की है रूरल लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने की। तो जैसे आप देखें कि जो फूड सपोर्ट रहा है, राइट, जो एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट रहा है, उसके अलावा 3 इंपॉर्टेंट चीजें हुई है रूरल एरियाज में, जिस वजह से रूरल का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी काफी इंप्रूव हो गई है, रोड कनेक्टिविटी काफी इंप्रूव हो गई है रूरल एरियाज में, राइट, प्लस स्किलिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की गई है गवर्नमेंट के थ्रू। इन सब चीजों की वजह से जो एम्प्लॉयमेंट का आउटलुक है वो इम्प्रूव होता है, राइट। तो जैसे ही अब हम बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी है, राइट, वो गवर्नमेंट ने क्यों इम्प्रूव की है? इसलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशंस, जो कॉर्पोरेट्स है, एसएमईज है, वो इंडिया के अंदर जाके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज सेटअप कर सके, राइट। यही डेवलपमेंटल मॉडल रहा है तमिलनाडु जैसे स्टेट्स का। अगर आप चाइना देखें तो वहां पे भी ये सब डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स गवर्नमेंट ने फोकस किए थे, जिसके बाद इकोनॉमी पिकअप होने लगी थी। और इंडिया में हमने ये पिछले 10 सालों में देखा है, जो आप बल्क ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड्स अगर गवर्नमेंट के देखे वो रूरल एरियाज में थे, जिसके वजह से रूरल इंडिया में जो ऑल वेदर रोड्स है वो अब 99% तक पहुंच चुके हैं, राइट, पिछले 10 सालों में। वाटर सप्लाई अवेलेबिलिटी अगर आप देखें तो नल से जल, जल जीवन मिशन के थ्रू गवर्नमेंट ने वाटर सप्लाई अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा इंप्रूव कर दी है, जो जो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट पे, मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट पे ना सिर्फ जॉब क्रिएशन करते हैं बट एनर्जी कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर्स बेटर करते हैं। हमारी रूरल एरियाज में अब टेलीकॉम की जो सुविधाएं है वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से अवेलेबल है। वो टेलीकॉम, एक तो स्मार्टफोन इतने सस्ते हो गए हैं, प्लस हमारा टेलीकॉम टैरिफ जो है वो दुनिया में सबसे सस्ता है, राइट। इस वजह से जब आप रूरल एरियाज में जाएंगे तब आप देखेंगे कि स्मार्टफोन पेनिट्रेशन काफी इंक्रीज हो चुका है। तो कनेक्टिविटी एक दूसरी थीम है जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस टेलीकॉम रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटीज की वजह से रूरल इंडिया को अर्बन और बाकी पूरे इंडिया से कनेक्ट करता है। ये एक डेवलपमेंटल एस्पेक्ट है। अगर आप देखें कि जो गवर्नमेंट ने जनधन के थ्रू बैंक अकाउंट्स खोले हैं, उस वजह से काफी जो बड़ी बैंक्स हैं उनका फोकस आया है कि हम अपने ब्रांचेस हमें खोलने चाहिए डीपर इनटू रूरल एरियाज, जिसके वजह से एक फाइनेंशियल इंक्लूजन की थीम काफी इंपॉर्टेंट होती जा रही है रूरल एरियाज। और अगर आप देखें कि जो लिटरेसी पे फोकस रहा है, उस वजह से जो काफी सारी हमारी यंग रूरल पॉपुलेशन है, उनका जो इच्छा है कि हम फार्म में जाके जॉब्स करें वो कम होती जा रही है।
जिस वजह से जो फार्म मैकेनाइजेशन की थीम है, जो आप ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी देखेंगे, वो पिकअप होती जा रही है, राइट? ये सब कलेक्टिवली रूरल डेवलपमेंट में रिजल्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा एक कॉनोटेशन होता है कि रूरल सिर्फ कंजम्पशन के बारे में है, कंजम्पशन के बारे में डेफिनिटली है, बट कंजम्पशन तब अच्छा होने लगता है जब डेवलपमेंट होता है किसी एरिया में, राइट? तो हमें लगता है कि रूरल डेवलपमेंट भी एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है अगले कुछ सालों में। प्लस उसके साथ-साथ जो इंडेक्स है उसमें रूरल कंजम्पशन पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस है। तो जैसे हमारे पास जब डिस्पोजेबल इनकम्स इंक्रीज़ होती है, तब हम भी चाहते हैं कि हम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यूज़ करें, राइट? ब्रांडेड एफएमसीजी, ब्रांडेड अपैरल, ब्रांडेड फुटवियर। तो जो अगर आप रूरल की पर कैपिटा इनकम देखें, वो अब $2000 जीडीपी पर कैपिटा इनकम पहुंच चुकी है, जहां पे अर्बन इकोनॉमी थी 2011-12 में, राइट? जिसके बाद हमने काफी ज्यादा डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में इंप्रूवमेंट देखा था। डिस्क्रिशनरी मतलब एसेंशियल जो फूड रिलेटेड स्पेंड्स है, उसके बियॉन्ड लोग सोचने लगते हैं कि हमें ब्रांडेड चीजें खरीदनी है, राइट? सो कंजम्पशन साइड पे ये इंडेक्स में एफएमसीजी, कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, थोड़ा रिटेलिंग है, ऑटोज है, बिकॉज रोड कनेक्टिविटी इतनी इंप्रूव हो गई है कि जब डिस्पोजेबल इनकम्स इंप्रूव होती है तो लोग टू व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल्स पे स्पेंड करने लगते हैं, राइट? प्लस टेलीकॉम एक और कंज्यूमर रिलेटेड सेक्टर है जो बेनिफिट करता है रूरल डेवलपमेंट से। सो कलेक्टिवली ये सब जो स्पेसेस है उनमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट इन अर्निंग्स आ सकती है अगर रूरल कंट्रीब्यूशन इम्प्रूव होता है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। तो देखिए, जो ये सब बातें प्रियंका ने बताई बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, और पूरा समझाने की कोशिश की कि इस फंड के थ्रू किस तरीके का एक्सपोजर इन्वेस्टर्स को मिलेगा। तो बेसिकली दो आइडियाज़ ध्यान में रखे, एक रूरल कंजम्पशन और दूसरी तरफ रूरल डेवलपमेंट या फिर रूरल ग्रोथ। सिर्फ कंजम्पशन के पर्सपेक्टिव से ही रूरल को नहीं देखा गया है, बल्कि जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। और डिटेल में प्रियंका ने जैसे मेंशन भी किया, प्रोविजन टू टैप वाटर हो, बेटर रोड कनेक्टिविटी हो, वहाँ पे और बेटर रोड कनेक्टिविटी होगी तो उन कंपनीज़ को फ़ायदा मिलेगा जो रोड बिल्डिंग में है, या फिर जैसे कंजम्पशन का तो जिक्र किया ही, फास्टर पेस ऑफ जो डिजिटाइजेशन हम देख रहे हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं। तो इस पूरे ही पर्सपेक्टिव से कई सारे सेक्टर्स हैं जिनके थ्रू एक्सपोजर इस फंड के थ्रू मिलेगा उन सेक्टर्स में, स्पेशली वो कंपनी जो कि रूरल डेवलपमेंट, ग्रोथ या फिर रूरल कंजम्पशन में डील करती हैं, फिर चाहे ऑटोमोबाइल्स हो, ऑटो कंपोनेंट्स हो, कैपिटल गुड्स हो, एफएमसीजी हो, फाइनेंशियल सर्विसेज हो, या फिर टेलीकम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन क्षेत्र की कंपनियां ही क्यों ना हो। चलिए, तो थीम ब्रॉडली हमें पता लगी इस फंड की क्या रहेगी, लेकिन जब स्टॉक्स का चुनाव किया गया तो क्या स्ट्रैटेजी रखी इस फंड के थ्रू? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप यूनिवर्स बड़ा है, किन पैरामीटर्स पर स्टॉक पिकिंग हुई है उसको भी समझेंगे। फटाफट से रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं फायदेमंद फंड्स, और हम बात कर रहे हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रूरल अपॉर्चुनिटीज फंड की, जो कि न्यू फंड ऑफर है। और इस पर बातचीत करने के लिए प्रियंका खंडेलवाल हमारे साथ हैं, जो कि फंड मैनेजर हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी। तो प्रियंका, आपने डिटेल में बताया क्या थीम रहेगी ब्रॉडली इस फंड की। अब आपने स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनाई इन रेस्पेक्टिव सेक्टर्स में, क्योंकि तो बास्केट काफ़ी बड़ी हो गई जिसमें रूरल कंजम्पशन भी है, रूरल ग्रोथ, रूरल डेवलपमेंट, काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो इस पूरे बास्केट के अंदर आती हैं। आपकी स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी कैसे रही उन रेस्पेक्टिव सेक्टर्स में? सो दीपाली, जैसे पहले मैं इस बात पे टच करना चाहती हूँ कि जैसे मैंने आपको मार्केट आउटलुक के स्टार्ट में बताया था कि हम काफी ज्यादा कॉशियस है एज फार एज स्मॉल एंड मिड कैप एलोकेशंस आर कंसर्न। हम काफी बार कंपनीज को इवैल्यूएट करने बैठते हैं स्मॉल एंड मिड कैप स्पेस पे, तब हम उसमें जो इनबिल्ट ग्रोथ है जो प्राइस में, उसे जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इनिशियल जो हमारा आइडिया है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का, वो थोड़ा लार्ज कैप ओरिएंटेड है, बिकॉज वहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेटर है रिलेटिवली, राइट? बट एज फार एज पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन इज कंसर्न, दो एस्पेक्ट है जिसपे हमने फोकस किया है इस फंड के पोर्टफोलियो में। एक है कुछ सेक्टर्स जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया है पिछले 5 सालों में, बिकॉज रूरल ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था। तो फॉर एग्जाम्पल एफएमसीजी है, और जैसे आप वॉल्यूम ग्रोथ देखें एफएमसीजी का, वो काफी बेनाइन रहा है पिछले 5 सालों में। बट अगर आप इंडिया का पर कैपिटा कंजम्पशन देखें एफएमसीजी का, वो काफी लो है अगर आप कंपेयर करें चाइना और यूएस के कंपैरिजन में, जहाँ पे इनकम ग्रोथ देखी गई है।
तो अगर हम इंडिया की जीडीपी ग्रोथ में इतना बिलीव करते हैं, तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है पर कैपिटा इनकम्स पे, जिस वजह से जो एफएमसीजी कंजम्पशन है इंडिया में, वो पिकअप होने का अभी भी काफी ज्यादा स्कोप है, अगर रूरल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने लगता है तो हमें लगता है कि ये एक सेक्टर है जो बेनिफिट कर सकता है रूरल इनकम्स इंप्रूव होने के वजह से। दूसरा सेक्टर है ऑटोज। ऑटोज जैसे मैंने बताया कि रोड कनेक्टिविटी इम्प्रूव होने की वजह से जब लोगों की डिस्पोजेबल इनकम्स इम्प्रूव होती है इंडिया में, स्पेशली अगर आप रूरल एरियाज में देखें, बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है, तो जब डिस्पोजेबल इनकम्स इम्प्रूव होती है, प्लस अब तो फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज भी काफी अवेलेबल है, तो टू व्हीलर इंडस्ट्री, पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री अच्छा कर सकती है। इंडिया में सबसे ज्यादा घरों में जो एस्पिरेशनल प्रोडक्ट होता है वो है कि मेरे घर पे एक गाड़ी होनी चाहिए, राइट? वो स्टेटस सिंबल के मुकाबले होता है इंडिया में। तो वो एक सेक्टर है जो हमें लगता है बेनिफिट कर सकता है जब रूरल ग्रोथ इंप्रूव हुए। अगर आपने एंट्री लेवल कार सेल्स देखे हैं इंडिया में, वो काफी ज्यादा वीक रही है, बिकॉज जो एंट्री लेवल कार्स इवैल्यूएट करते हैं, उनकी डिस्पोजेबल इनकम्स पिछले 5 सालों में इतनी इम्प्रूव नहीं हुई है। तो वो एक सेक्टर है जो ठीक लग रहा है। उसके अलावा सीमेंट एक और सेक्टर है जो बेनिफिट करता है रूरल डेवलपमेंट से, जहाँ पे इंडस्ट्री कंसोलिडेशन हो रहा है, प्राइसिंग पावर इम्प्रूव हो सकता है। तो वो एक सेक्टर है जो हम अंडर परफॉर्मिंग थीम्स में इवैल्यूएट कर रहे हैं। पर जैसा कि मैंने बताया, कुछ स्ट्रक्चरल थीम्स प्ले आउट हो रही है रूरल एरियाज में। तो जैसे आप फार्म मैकेनाइजेशन का जो थीम देखिए, उसमें जब लिटरेसी इंप्रूव होती है, तब फार्म में जो लेबर अवेलेबिलिटी है वो इम्पैक्ट हो जाती है। उस वजह से ट्रैक्टर्स है, एग्रोकेमिकल्स है, वो बेटर करने लगते हैं। तो वो एक थीम है जिसपे हम फोकस करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टॉक सिलेक्शन। और दूसरी थीम, जैसे आप देखिए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की वजह से जो डिपॉजिट अक्रीशन है रूरल एरियाज में, वो इम्प्रूव हो सकता है। जब लोगों के पास पैसे होते हैं, वो सेव करते हैं, डिपॉजिट अक्रीशन होने लगता है। जब लोगों के पास पैसे होंगे तो वो अपनी फैमिली के फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस में अभी भी स्कोप है रूरल एरियाज में पेनिट्रेशन का। तो ये 2 स्पेसेस है फाइनेंशियल इंक्लूजन के बास्केट में जो हमें अच्छी लगती है। एज फार एज कनेक्टिविटी इज कंसर्न, तो एक तो मैंने रोड कनेक्टिविटी के बारे में टच अपॉन किया ही कि ऑटोज एज अ सेक्टर बेनिफिट करता है, बट टेलीकॉम भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है इंडिया में रूरल कनेक्टिविटी के लिए। तो वो एक और सेक्टर है जो हमें सिलेक्टिवली उसमें स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। एंड एज फार एज एनर्जी कंजम्पशन इज कंसर्न, वो एक और थीम है जो बेनिफिट करती है। अगर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का जो डेटा देखें, जो लेटेस्ट डेटा आया है, उसमें पिछले 10 सालों में कंज्यूमर ड्यूरेबल पेनिट्रेशन काफी, तो वहां फोकस करना। प्लस लास्टली इंडस्ट्रियल यूसेज ऑफ एनर्जी की वजह से भी एनर्जी बास्केट बेनिफिट। ओके, अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे प्रियंका। रूरल कंजम्पशन हो या रूरल डेवलपमेंट, रूरल ग्रोथ ही क्यों ना हो, ये थीम पहले से एग्जिस्ट करती है, इस फंड को अब लाने के पीछे कोई खास वजह? तो अगर आप पिछले 10 सालों में रूरल एम्प्लॉयमेंट का डेटा देखें, वहां पे इम्पैक्ट ये आ रहा था कि जितनी हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन ऐड हो रही थी, उनके लिए नॉन फार्म जॉब्स की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं थी। वो हमें लगता है अगले 3 से 5 से 10 साल में चेंज होगी, बिकॉज जो गवर्नमेंट का फोकस रहा है मैन्युफैक्चरिंग पे, उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जॉब्स का जो अवेलेबिलिटी है वो इम्प्रूव होगा। इन सब के लिए गवर्नमेंट ने जो स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स भी सेटअप किए हैं, उनके थ्रू काफी ज्यादा स्किलिंग इनिशिएटिव्स के थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जॉब्स भी क्रिएट हो सकते हैं, प्लस स्किल लेबर की अवेलेबिलिटी भी इम्प्रूव होगी। तो जो इनकम्स होती है नॉन फार्म जॉब में, वो फार्म जॉब से बेटर होती है, जिस वजह से रूरल का आउटलुक इनकम ग्रोथ का बेटर होने लगता है। चलिए, तो ये बात हुई आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रूरल अपॉर्चुनिटीज फंड की। इस फंड के थ्रू कहाँ कहाँ एक्सपोजर मिलेगा, कौन कौन सी थीम रहेंगी, उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया प्रियंका ने। और एक चीज़ ज़रूर क्लियर की कि मिड कैप स्मॉल कैप्स को लेकर वो कॉशियस हैं, तो जो मेजरली फोकस रहेगा इस फंड के थ्रू इन रिस्पेक्टिव सेक्टर्स में थीम्स में, वो लार्ज कैप्स पर ही रहेगा। तो ये तमाम डिटेल्स आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रूरल अपॉर्चुनिटीज़ फंड के बारे में। थैंक यू प्रियंका, शो में आने के लिए और हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए इस फंड की तमाम बारीकियाँ, और गुड लक आपको इस फंड के लिए। थैंक यू सो मच CNBC आवाज़ पर आने के लिए। और इसी के साथ फायदेमंद फंड्स में तो इतना ही। नमस्कार।